तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी लोग ठीक ही होंगे। तो मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई सीरीज। उम्मीद करता हूं कि ये आपके पसंद आएगी। जो भी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदे को रोते हुए दिखाया जाता है जो कि कह रहा है कि एंसेस्टर अगर आपकी स्पिरिट वाकई में यहाँ पर मौजूद है तो हमारी जियांग फैमिली को बचा लीजिए। इस वक्त हमारी जियांग फैमिली बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ी हुई है। हमारे दुश्मनों के द्वारा हमारी जियांग फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया गया है और मैं इस यंगर जनरेशन का यंग मास्टर पूरी तरह से यूजलेस हूँ जियांग फैमिली का। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम ट्रैश खाने की, तुम कचरे कहीं की जियांग फैमिली के। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम भागते भागते छुपने के लिए यहाँ पर आ जाओगे। जब यंग मास्टर उसे देखता है तो उसे काफी गुस्सा आती है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ली यू, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुई हो। तुम्हें पता है ना कि ये हमारे एंसेस्टर का एंसेस्टर हॉल है, मेरे जियांग फैमिली का। तुम्हारी हिम्मत कैसी है यहाँ पर घुसने की। हा 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 हा, तुमने आखिरकार समझ क्या रखा है ये और तुम्हारा एंसेस्टर हॉल। तुम्हारी जो जियांग फैमिली है वो आज नहीं तो कब बाद में हमारी ली फैमिली को बिलोंग करेगी, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो आज से और अभी से ये जो जगह है वो हमारी हो जाएगी, यानी कि मेरी टाइगर लॉर्ड की। और मैं यहाँ पर मूतने आया हूँ तुम्हारे, देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे एंसेस्टर की इतनी ज्यादा बेइज्जती की। लगता है कि आज तुझे तो मरना है मेरे हाथों से। मैं तुझसे तब तक फाइट करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता हम में से कोई एक। लेकिन तभी वो एक किक मारता है जिससे कि वो यंग मास्टर दूर जाकर गिरने लगता है। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करने में लगी हुई हो। तुम में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ना ही तुम्हारे पास किसी तरह की पावर है, तुम कचड़े कहीं के। आखिरकार तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई मुझसे फाइट करने की। तुम हमारी जियांग फैमिली की इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हो, हमारे जियांग फैमिली के एंसेस्टर लैंड पर घुस आ गए को। तो तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। हे बच्चे, मैं यहाँ पर आज मुतने वाला हूँ। चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे करूंगा, क्या करूंगा। जब ये टकलू आगे बढ़ने लगता है तो उनमें से उसका एक साथी आगे बढ़कर उससे कहता है कि ब्रदर हूँ, आखिरकार आपको वहां पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर मुद कर आता हूँ सबसे पहले। ऐसा देख कर इस यंग मास्टर को काफी तो गुस्सा आती है और वो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तेरा ऐसा करने की हिम्मत कैसी हुई। मैं डेफिनेटली तुम सभी को यहाँ पर मार दूंगा। जब ये बंदा वहां पर मुतने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके सामने यानी कि ऊपर एक कॉफिन लटका हुआ था जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज होता है। और तभी अचानक से वो कॉफिन ऊपर की तरफ से नीचे गिरने लगता है और उसी कॉफिन के नीचे ये बंदा मुतने के लिए खड़ा हुआ है। इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आखिर चलकर इसके साथ क्या होने वाला है। और तभी ऊपर से वो कॉफिन सीधे उस बंदे के ऊपर आकर गिर जाता है जिससे कि उसका वहीं पर कुचुम्बर बन जाता है, जिसको देखकर बाकी के सभी लोग घबरा जाते हैं और घबराते उनके पसीने छूट जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि ब्रदर हूँ, लीसी आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है यहाँ पर। जो लीसी है वो यहाँ पर तो मर चुका है इस कॉफिन के द्वारा। तभी यंग मास्टर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि ये इस बात के लिए डिजर्व करता है। आखिरकार तुमने हमारे एंसेस्टर को ऑफेंड जो कर दिया है इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। जिसको देखकर इसकी फट जाती है और काफी घबराते हुए सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो लीसी है वो एक 9th लेवल का बॉडी रिफाइनमेंट का कल्टिवेटर है, जो कि यहाँ तक कि जो 10,000 जिन है वो भी उसे इस तरीके से कुचलने के लिए काफी नहीं रहने वाला। तो आखिरकार ये कॉफिन कितना हैवी हो सकता है कि उसे इतनी आसानी से कुचल दिया। तभी एक चमचा उसके पास आकर उसे समझाता है और उससे कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये किस तरह का कोई खजाना वगैरह है जो कि जियांग फैमिली एक समय पर छोड़ के गई हो इनके लिए। शायद तुम्हें ये बात भूल रहे हो कि ये जो ह्यूमन एम्परर है वो भी एक समय पर जियांग फैमिली से ही निकल कर आया था, जो कि एक टॉप एक्सट्रीम ग्लोरी के पीरियड पर मौजूद था। एक समय पर काफी ज्यादा मशहूर हुआ करती थी ये फैमिली। ये सोचकर वो थोड़ा सा शौक खुश होता है और कहने लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है। तुम जाओ और उस कॉफिन को ओपन करो, मैं भी तो देखूं आखिरकार उसमें से किस चीज का खजाना निकल रहा है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को इस तरीके से चोट पहुंचाने की। इस कॉप्स को बाहर, आई मीन इस कॉफिन के अंदर जो भी डेड बॉडी पड़ी होगी उसे बाहर घसीट कर लेकर आओ, मैं भी तो देखूं आखिरकार इसके अंदर क्या मौजूद है। इसको देखकर यंग मास्टर को काफी गुस्सा आती है और वो कहने लगता है कि तुम ब्रेड्स कहीं के, आखिरकार तुम्हारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जैसे ही रोकने के लिए आगे बढ़ता है वो दूसरा टकला इसके एक जोरदार से किक मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और इसके बाकी के साथी उस कॉफिन को ओपन करने के लिए लग जाते हैं। और ये बंदा काफी खुश नजर आ रहा है और कहने लगता है कि देखूं तो अंदर क्या मौजूद है इसके। तभी एक उड़ता हुआ हाथ उस बंदे की तरफ आता है और तुरंत उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाता है। और तभी कोई उसे पीछे आकर धक्का दे देता है और ये देखकर वो घबराते चिल्लाता है कि आखिरकार इस चीज के अंदर ये सब क्या मौजूद है। और इस टकले के भी पसीने छूट जाते हैं इसको देखकर। और तभी अगले ही पल पता चलता है कि उस कॉफिन के अंदर से एक बंदा उठकर बाहर निकल चुका है और इधर उधर देखते और ये कहने लगता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह पर है, मैं कहाँ पर मौजूद हूँ अभी। बाकी के लोग इसे देखकर काफी घबरा जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, ये कोई ह्यूमन है या फिर कोई गोश्त वगैरह है। लेकिन तभी उसका मालिक उसको दूर से थप्पड़ मारता है टकला, उससे कहने लगता है कि तुम जहाँ पर चिल्लाना बंद करो। तुम्हें वो दिख नहीं रहा कि ये बंदा सांस लेने में लगा हुआ है, इसका मतलब ये असली बंदा है। दूसरी तरफ यंग मास्टर जब उसे देखता है तो वो काफी शॉक होता है और शॉक के मारे उसकी आंखें
फटी फटी रह जाते हैं और कहने लगता है कि जो एंसेस्टर है वो वापस से जिंदा हो चुके हैं। लेकिन कैसे? लेकिन वो टकले सभी लोग शॉक होते हुए कहने लगते हैं कि ये एक पर्सन है, लेकिन ये बंदा कॉफिन के अंदर से बाहर क्यों निकलने में लगा हुआ है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये कोई टॉम रीडर वगैरह है क्या? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इस तरीके से मिस्टीरियस बनने की? तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से डरा दिया है। जाओ दोस्तों, और उन सभी को, इस बंदे को घसीट कर लेकर आओ मेरे पास। और तभी उसके सभी साथी उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम अपनी सारे के सारा पिछवाड़े को यहाँ पर लेकर आओ, तेरी तो जात का पैदा मारूं। लेकिन तभी वो बंदा एक थप्पड़ मारता है इस बंदे के, एक ही थप्पड़, बस नॉर्मल थप्पड़ से इसका थोबड़ा पूरी तरीके से बिगड़ जाता है भाई, और पूरी तरीके से इसके मुंह से खून निकल पड़ता है। जब ये बंदा अपनी बॉडी को महसूस करता है तो काफी कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है अपने आप से मन में सोचते हुए कि मैं इस वक्त काफी तो कमजोर हूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको देखकर लगता है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और मेरी जो बहुत ज्यादा मात्रा में वास्ट, बहुत ज्यादा सी डिवाइन पावर थी वो आखिरकार कहाँ पर चली गई है, मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी। इसको इस तरीके से देख कर ये टकला भी काफी शौक होता है और कहने लगता है कि तुम में इतनी ज्यादा हिम्मत आ चुकी है कि तुमने मेरे से रेजिस्ट करने की कोशिश की। जाओ दोस्तों, और इन सभी को, बंदे को यहीं पर मार दो। और जैसे ही वो सभी के सभी लोग अटैक करने के लिए जाते हैं इस बंदे पर, तो वो बंदा भी हार नहीं मानता और सीधे जाकर उन सभी को वहीं पर कुचल देता है। तो एक बार मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं हमारे इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, यानी कि सारी की सारी जो स्टोरी है वो इसके आसपास ही घूमने वाली है। तो हम इसे एमसी कहकर बुलाएंगे अभी से। तभी हमारा एमसी उनको मारने लगता है और कहने लगता है कि भले ही मेरी जो डिवाइन पावर है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ कि तुम लोग मुझे इस तरीके से ऑफेंड कर सको। तुमने मेरे लोगों पर हमला किया, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो मौजूद है, लेकिन तुम ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। प्रोफाउंड सन ट्रेजर बॉडी को वो एक्टिवेट कर देता है। तभी जब हमारा एमसी इसको देखता है तो वो थोड़ा शॉक होता है और कहने लगता है कि ये और कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी यंग मास्टर जंग उसे देखता है तो वो काफी शॉक होता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, प्रोफाउंड सन ट्रेजर बॉडी, ये वाकई में मानना पड़ेगा जो ली हुए वो एक्चुअली में कल्टीवेट करने में लगा होता है ट्रेजर बॉडी को। ये तो वाकई में ली फैमिली का सेकंड ट्रेजर बॉडी है। अब मुझे समझ में आया कि जो ली फैमिली है वो इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों बनने में लगी हुई थी कुछ समय से। दूसरी तरफ हमारा एमसी कहने में लगा तो जो पावर इसमें से आने में लगी हुई है वो एक्चुअली में कंटेंट करती है मेरी ट्रिलियंस ऑफ में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मेरी जो डिवाइन पावर का एक छोटा सा हिस्सा है ओरिजिनल के मुकाबले में। भाई उसको मैं बता भी नहीं सकता कि कितनी क्वांटिटी, भाई छोटा सा मतलब भाई कितनी में से एक एक मतलब धूल का कण होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल एटम उतने पावर लेवल का है बस। इसे देखकर ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और कहने लगता है कि उस समय पर जो कुछ भी हुआ था वो वाकई में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। तभी टकलू अटैक करता है और कहने लगता है कि हे बच्चे, अब तुम्हें तो वाकई में हॉनर मानना चाहिए, अपने लिए सम्मान की वाली बात है कि तुम मेरी ट्रेजर बॉडी का सामना करने में लगे हुए हो। तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मिली हु है, ली फैमिली का। लेकिन जैसे ही वो एमसी पर अटैक करता है हमारा एमसी एक ही हाथ से उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहता है, जिसको देखकर ये पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक में पड़ जाता है और समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन इमिडिएटली मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैरों को काट काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल भी नहीं रखता, बल्कि मैं उसके हाथ को जोर से दबाने लगता है और वहीं पर उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, चूर चूर हड्डियां टूट जाती हैं, जिसको देखकर उसे काफी पेन होता है। लेकिन हमारा एमसी यहाँ पर ना रुकते हुए उसकी सारी की सारी डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि ओरिजिनली में हमारे एमसी की ही डिवाइन पावर हुआ करती थी, और कहता है कि ये बिल्कुल सही हुआ, जो सो कॉल्ड प्रोफाउंड सन ट्रेजर बॉडी है वो कुछ नहीं, मेयरली बस एक छोटा सा हिस्सा है मेरी एनर्जी का, जो कि इस बंदे ने एब्जॉर्ब कर लिया था, जो कि मेरी वास्ट सी डिवाइन पावर्स में से निकला था। टकलू ये देख कर शौक होता है और पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं ली फैमिली का यांग सिटी से ली फैमिली का मेंबर हूँ, और शायद तुम्हें पता होगा ली फैमिली के बारे में, जो नंबर 1 नोबल फैमिली है यांग सिटी की। यहाँ तक ये यांग फैमिली है उसे भी हमारे द्वारा सप्रेस्ड किया जा रहा है ली फैमिली के द्वारा। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, तुम्हें सेंसिबल बनकर रहो और तुम मेरा कुछ भी मत बिगाड़ सकते, वरना तुम्हारी जो जिंदगी है वो किसी नरक से खराब हो जाएगी और ज्यादा। लेकिन हमारा एमसी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है, और इसी थप्पड़ के साथ ये टकलू जोड़ते चला दीवार में जाकर टकराता है, जिससे कि इसके मुंह से जोरदार खून निकल पड़ता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की। हमारा एमसी उस बंदे को मारने के बाद अपनी पूरी की पूरी जो सी डिवाइन पावर है उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, और सक्सेसफुली एब्जॉर्ब करने के बाद वो थोड़ी एनर्जीफुल महसूस करता है और मन ही मन में कहने लगता है कि जो वास्ट सी डिवाइन पावर इस बंदे के बॉडी के अंदर मौजूद थी वो फाइनली मेरे बॉडी के अंदर लौट तो आ चुकी है, लेकिन ये इतनी काफी नहीं है जितना मैंने सोचा था। आखिरकार जो मेरी डिवाइन पावर के जो ट्रेसेस है वो वापस एटलीस्ट कम से कम थोड़े बहुत तो आ ही चुके हैं। तभी जियांग फैमिली का यंग मास्टर अपने घुटने टेक कर उससे कहने लगता है कि जियांग फैमिली का डिसेंडेंट अपने एंसेस्टर को रेस्पेक्टफुली रेस्पेक्ट पे करता है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि जियांग फैमिली एंसेस्टर, तुम ये सब क्या बात करने में लगे हो बे?
तो यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि जो एंसेस्टर जो जियांग फैमिली है वो इस वक्त काफी ज्यादा कठिनाई में बड़ी पड़ी है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे जियांग फैमिली का एंसेस्टर नहीं हूँ। मैं काफी समय से इधर उधर घूमने में लगा हुआ हूँ कॉस्मोस में, और मुझे पता है कि मैं बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर दूर तक गया हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने अपनी ब्लड लाइन को कभी भी मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं छोड़ा है। तो आखिरकार मेरे डिसेंडेंट कैसे मौजूद हो सकते हैं? ये बात सुनने के बाद ये जियांग फैमिली का यंग मास्टर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि यंग एंसेस्टर आप हमारे साथ इस तरीके से मजाक मत कीजिए। अगर आप हमारी जंग फैमिली के एंसेस्टर नहीं है तो आखिरकार आप हमारी जंग फैमिली के एंसेस्टर टॉम में क्या करने में लगे हो? तो वो एमसी भी कंफ्यूज होता है और उससे कुछ लगता है कि यही चीज तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये कितनी ज्यादा अजीब वाली बात है ना कि आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे जो जियांग फैमिली के एंसेस्टर उनका नाम क्या है? तो यंग मास्टर उसे बताता है कि हमारे जियांग फैमिली का फाउंडर जियांग ली है, जो कि लेजेंडरी ह्यूमन किंग हुआ करते थे अपनी जनरेशन के, जिसने हमारे एक अपने एरा में यानी कि अपने समय में काफी ज्यादा मशहूर हुआ करती थी। जांग फैमिली उस वक्त काफी ज्यादा टॉप नॉच पर हुआ करती थी। जैसे ये नाम सुनता है हमारा एमसी तो उसे कुछ याद आता है और कहने लगता है कि ओह, तो तुम जियांगली के बारे में बात करने में लगे हुए हो। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया, तो जियांगली ने मेरी बॉडी को इस स्टोन कॉफिन में रख दिया था काउंटलेस ईयर्स तक। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मेरी जो बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर प्रॉब्लम्स होगी, और तभी वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को डायरेक्टली यिन यांग इंस्पेक्शन आर्ट से पूरी तरीके से स्कैन कर कर देखता है। और जब वो अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करता है तब वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है और तभी उसके मुंह से अजीब सा खून निकल पड़ता है, जिसको देखकर ये पूरी तरीके से कंफ्यूज और समझ जाता है कि इसकी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, क्योंकि इसकी जो डिवाइन पावर है वो पूरी तरीके से डिसिपेट हो चुकी है उसकी ओरिजिनल बॉडी से। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि वो जो 7 कीवर्स हेवनली वीन्स है उसकी बॉडी के अंदर वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय कर दी जा चुकी है, और डांटेस भी उसकी डिस्ट्रॉय कर दी जा चुकी है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को कंटेन करती है। और इसी के साथ साथ इसकी जो 108 यानी कि 108 स्टार्स ही एक्यूपेंट होते हैं वो भी पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो चुके हैं। आखिरकार किसकी हिम्मत आ चुकी है मेरे साथ ऐसा करने की? तभी यंग मास्टर से पूछने लगता है कि यंग मास्टर, जब मैं आपकी जो बॉडी मैंने अभी भी जो देखी थी उसके साथ मुझे ये गलतफहमी हो चुकी है क्या? आपकी जो डांटेन है और मर्डन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो हमसे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल भी कोई गलतफहमी नहीं हो चुकी है, मेरी जो डांटेन है और मर्डन है वो ऑल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जिसको देखकर वो और ज्यादा शॉक में चला जाता है और उससे पूछ लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरी तरह से क्रिपल हो चुके हो? तो हमारा एमसी उससे पूछता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि एक ट्रिपल किसी को मार सकता है? जिसको देखकर ये काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस बारे में कैसे भूल गया कि मेरे जो एंसेस्टर है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही झटके में लियू को मार दिया है, और जिसने अपनी प्रोफाउंड सन ट्रेजर बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था। तो आखिरकार एंसेस्टर किस तरीके से क्रिपल हो सकते हैं? अपना सर झुकाता है और उससे कहने लगता है कि एंसेस्टर, जो जियांग फैमिली बहुत ज्यादा खतरे में पड़ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फैमिली को बचा लीजिए एंसेस्टर। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे एंसेस्टर कहना बंद करो, मेरा नाम रेंजिंग है, और मैं यहाँ पर मैं तुमसे ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जियांग फैमिली के एंसेस्टर नहीं हूँ, ना ही मैं जियांग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जिसको देखकर ये बंदा और भी ज्यादा शॉक में चला जाता है। लेकिन तुम्हें फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जियांग फैमिली की जो क्राइसिस है उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वैसे भी जियांग फैमिली के पास मेरा एक आइटम मौजूद है जो कि मैं वहां पर से लेना चाहता हूँ उसे। और वो लोग निकल पड़ते हैं जियांग फैमिली की तरफ। तो यंग मास्टर सम्मान के साथ एमसी को अंदर ले जाता है और उससे कहने लगता है कि ब्रदर रैन, जो जियांग फैमिली है वो बस यहीं पर मौजूद है। तो एमसी पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर जो पूरे का पूरा जो इलाका है इतना डेजर्टेड क्यों हो चुका है? जितना ज्यादा मैं क्लोज होता जा रहा हूँ तुम्हारी जियांग फैमिली के, उतना ही ज्यादा ये इलाका डेजर्टेड बनता जा रहा है, क्यों ऐसा? तो यंग मास्टर काफी उदास होते हुए सिर्फ एक्सप्लेन करते हुए बताने लगता है कि तुम जब जियांग फैमिली की तरफ जाओगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी कोई आता है और जियांग चैंग को यानी कि हमारे एमसी को आई मीन इस यंग मास्टर को बुलाता है, और तभी पता चलता है कि वहां पर एक लड़की आ चुकी होती है उसे बुलाने के लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि मैं यंग मास्टर की सिस्टर होती है। और उससे देखकर वो काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो? तो उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि हमारे घर पर क्या होने में लगा हुआ है, तो आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढने के लिए क्यों नहीं आ सकती? आसपास की जो तो जनता होती है वो इस लड़की को देखकर काफी शॉक होती है और कहने लगते हैं कि ये जियांग फैमिली की जियांग जिंदर नहीं है क्या? और इस जियांग सिटी की नंबर 1 ब्यूटी थी, फॉर्मर नंबर 1 ब्यूटी। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि अनडाउटेडली मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब से इसे सुप्रीम मिस्टिक सेट के द्वारा चुन लिया जा चुका है तब से इसका जो टेम्परमेंट है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई लेवल का बढ़ चुका है। मानना पड़ेगा जियांग जी वो वापस आ चुकी है। मुझे इस बात का डर है कि जो मैटर है जियांग फैमिली का वो इतना ज्यादा आसानी से रिजॉल्व नहीं होने वाला। तभी इसकी सिस्टर उससे पूछती है कि तुम ये बताओ कि आखिरकार ये बंदा कौन है? तो उसका भाई उसे बताता है। यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि सिस्टर, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये बंदा रैन सिंह है जो कि काफी ज्यादा कैपेबल बंदा है, जो कि जियांग फैमिली की मदद करने के लिए आया है हमारी इस परेशानी में। और काफी मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि ब्रदर रैन, ये मेरी सिस्टर है जो कि इलाइट
डिसिपल है सुप्रीम मिस्टिक साइड की। तभी ये सिस्टर उससे कहने लगती है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई गलतफहमी नहीं हो रही है तो इसकी जो डांटेन है वो पूरी तरह से शैटर्ड हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसकी मर्डर्स भी अब किसी भी काम की नहीं रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने सही कहा ना? तभी हमारा एमसी भी इसकी बात से एग्री होता है और कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा। अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुम हमारी जियांग फैमिली की किस तरीके से मदद कर सकते हो इस परेशानी में? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है इस बारे में। तुम बस मुझे जियांग फैमिली की परेशानी की तरफ ले चलो। लेकिन सिस्टर को इस बात पर भरोसा नहीं होता तो वो अपने ब्रदर को वहां पर घसीट कर ले जाती है और उससे कहने लगती है कि बकवास करना बंद करो, तुम मेरे साथ वापस फैमिली में चलो। तभी ब्रदर चिल्लाता है, हे सिस्टर, तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए। जो रेन सिंह है वो वाकई में बहुत पावरफुल है, तुम्हें जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तभी सिस्टर चिल्लाती है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये बंदा एक नंबर का स्कैमर है? तुम्हें आखिरकार इस पर भरोसा भी कैसे कर लिया? तभी यंग मास्टर चिल्लाता है कि ये कोई स्कैमर नहीं है सिस्टर। जियांग चिंग, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा अनक्सी हो, काफी ज्यादा घबराहट में हो, जियांग फैमिली के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे हो और उसे बचाना चाहते हो, लेकिन तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो। मैंने बहुत ज्यादा स्कैमर्स को देखा है अपनी जिंदगी में इस जैसे। तभी यंग मास्टर चिल्लाता उससे कहने लगता है कि लीहू के इस बंदे ने मार दिया था। इसको देखकर सिस्टर शॉक होती है और उससे कहने लगती है, क्या हुआ अगर इसने लीहू को मार दिया है? ये बंदा ऑलरेडी एक क्रिपल्ड हो चुका है। जैसे ये बात का इसे अंदाजा होता है कि इसने किसे मार दिया, ये पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो बताता है कि सिस्टर, जो रेन जिंग है इसने लीहू के अपने हाथों से मार दिया है। जिसको देखकर वो काफी शॉक होती है और उससे कहने लगती है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो, क्योंकि जो लीहू है उसके पास प्रोफाउंड सन ट्रेजर बॉडी है। तभी वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। जब इसे अपनी बात उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता तो वो उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है और कहने लगती है कि तुम्हें मेरे ऐसे अटैक को झेलना पड़ेगा और साबित करो। इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं आ रही है। इससे पता चलता है कि ये बंदा पूरी तरीके से एक स्कैमर है। तभी यंग मास्टर चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि आपको सावधान हो जाना चाहिए। जो मेरी सिस्टर है वो फ्रॉस्ट फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली है, ये काफी तक कोल्ड रहने वाली है। सिस्टर अटैक करती है और चिल्लाती है कि चलो मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ आखिरकार। लेकिन हमारे एमसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक ही झटके में उसके हाथों को पकड़ लेता है। जिसको देखकर ये भी काफी ज्यादा शॉक और कंफ्यूज होती है और पूरे कंफ्यूज होते कहने लगते हैं कि आखिरकार इसने अपना मूव कब किया, मैंने क्लियरली देख भी नहीं पाया। मानना तो पड़ेगा, तुम में स्किल्स तो मौजूद है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगी, मैंने काफी ज्यादा जल्दबाजी दिखा दी थी। लेकिन हमारा एमसी इसके हाथों को जब नहीं छोड़ता तो वो काफी ज्यादा अजीब महसूस करने लगती है और इसकी बॉडी के अंदर जो पावर यूज करने में लगी हुई है, मुझे साफ साफ महसूस हो रही है कि ये वही डिवाइन पावर है जो कि एक समय पर मेरी हुआ करती थी। जिसको देखकर ये काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को छोड़ दो जल्दी से। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सारी की सारी जो डिवाइन पावर है वो सभी लोगों में बटी जा चुकी है, सभी लोग मेरी डिवाइन पावर को यूज करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब एमसी उसका हाथ नहीं छोड़ता तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है, तो वो अपनी पावर को रिलीज करती है और कहने लगती है, तुम ठरकी कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरा हाथ पकड़ने की इस तरीके से ज्यादा देर तक? अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं रूड होने के लिए मुझे बाद में ब्लेम मत करना। और जैसे ही हमारा एमसी अपनी पावर को यूज करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं होता कि क्या चलने में लगा हुआ है। लड़की जैसे ही उन पर अटैक करती है तो यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि रेन सिंह, मेरी जो सिस्टर है वो मिस्टिक आइस ट्रेजर बॉडी उसके पास, जल्दी से उसके अटैक को डॉज करो। और हमारा एमसी पूरी तरीके से बर्फ में जाकर जम जाता है। उसके बाद ये उससे कहने लगती है कि तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी बहुत स्किल से जरूर मौजूद है, लेकिन मेरी मिस्टिक आइस ट्रेजर बॉडी के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन तभी हमारे एमसी के ऊपर से पूरी पूरी बर्फ पिघल जाती है, जिसको देखकर वो काफी शॉक होती है और एक ही झटके में हमारा एमसी वहां से आजाद हो जाता है और उस अटैक के साथ, उस रिफ्लेक्शन के साथ वो लड़की भी दूर जाकर गिरने लगती है और हमारा एमसी उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर कर कहने लगता है कि बस तुम में इतनी ही हिम्मत है, तुम इतना ही कर सकती हो। लेकिन ये बात सुनने के बाद इसे काफी गुस्सा आती है और कहने लगती है कि तुम इस तरीके से मुझ पर लिक डाउन करना बंद कर दो और अपने सबसे पावरफुल मूव एंडलेस फ्रॉस्ट फ्रीज द वर्ल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है। चलो अब देखते हैं कि आखिरकार तुम इस अटैक से कैसे बचोगे। और फुल फोर्स में और एक ड्रैगन सा बनकर हमारे एमसी की तरफ चल पड़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन बिना किसी दिक्कत के हमारा एमसी उसकी पूरी की पूरी पावर को अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर ये पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो एक स्पेशल स्पिरिचुअल पावर है जो कि मेरी एंडलेस फ्रस्ट बॉडी से निकली हुई थी और इस बंदे ने इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता और वो वापस से अटैक करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एमसी उसे एब्जॉर्ब करने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसमें कोई भी गलत फहमी नहीं हो रखी है। मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि मेरी जो वास्ट सी डिवाइन पावर है वो उस मोटर रियलिटी में पूरी तरीके से बिखर चुकी है और सभी के सभी काउंटलेस कल्टिवेटर्स के बॉडी में घुस चुकी है, जिसके कारण उनके स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बाहर निकल आने में लगी हुए हैं। जब हमारा एमसी पूरी तरीके से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ये लड़की पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि इसने वापस से मेरे पावरफुल अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया और जो रजिस्टर करने में लगा हुआ है या मेरी फ्रॉस्ट बॉडी को इतनी आसानी से काउंटर करने में लगा हुआ है। लेकिन भाई वो तो ठीक है, पर एब्जॉर्ब करना है वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकता ये बंदा, ये बात तो पक्का हो चुका है।
इससे ये बात साबित होती है कि ये एक एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। तो एमसी उससे पूछता है कि तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहती हो, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और कहने लगते है कि नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है फाइट करने की। तो एमसी पूछता है कि अब क्या है तुम्हारे बारे में। तभी वो अपने घुटनों के बल टिक कर उससे कहने लगते कि सीनियर, मुझे माफ कर दीजिएगा इस ऑफेंस के लिए सीनियर, प्लीज मेरी जियांग फैमिली को बचा लीजिए। जिसको देखकर यंग मास्टर भी शॉक हो जाता है और शॉक के मारे इसका मुंह फटा का फटा रहता है और कहने लगता है कि मेरी सिस्टर, जिसके पास आइस ब्लॉक पर्सनैलिटी है इसकी खुद की, जो कि अपने सामने किसी को भी नहीं देखती, वो एक्चुअली में इस तरीके से भीख मांगने में लगी हुई है इससे। मैं तो वाकई में शॉक हो गया। तभी वहां पर धमाके की आवाज सुनाई देती है। तभी कहने लगता है कि जो जियांग फैमिली की एविल स्पिरिट है वो वापस से इरप्ट हो चुकी है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। तभी स्टोरी शिफ्ट होती है जियांग फैमिली की तरफ, जहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है किसी केव के अंदर। सभी लोग इसको देखकर काफी घबरा जाते हैं। तभी उनका लीडर उनके पास आता है और सभी को बताने लगता है कि जो एविल स्पिरिट है वो जितना सोचा था उस समय से पहले बाहर निकल चुकी है, और जो मेरी जियांग फैमिली है वहां पर उसके कारण उसके 4 एल्डर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तभी उसका छोटा ब्रदर उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने डाओस जिंग को यहाँ पर बुलाया है, वो एविल स्पिरिट को बिना किसी दिक्कत के भगाने में हमारी मदद करेंगे। जिसको देखकर वो थोड़ा शांत होता है और कहने लगता है कि उम्मीद करते हैं कि जिस डाओस्ट जिंग को तुमने बुलाया है वो हमारी मदद जरूर कर पाएंगे। तभी हमें एक डाओस्ट को यानी कि तांत्रिक को दिखाया जाता है उनकी भाषा में, और यहाँ पर वो कुछ मंत्र मंत्र वगैरह फूक रहा होता है। तो लीडर थोड़ा देखता है और उससे कहने लगता है कि इन्हें यहाँ पर बैठे बैठे 3 दिन और 3 रात से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन इन्होंने अभी तक अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं किया। तो उसका छोटा ब्रदर आकर उससे कहने लगता है कि डाओस जिंग काफी ज्यादा फेमस है, वो भी काफी समय से, और काफी प्रोफेशनल है इन सभी कामों में। कम से कम 40 साल का एक्सपीरियंस है भैया को, और ये एक एक्सपर्ट है जो कि हर जगह जाने पहचाने हैं। और मैंने यहाँ पर इन्हें बुलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। और इतने में ही उसके सभी के लोग भी आ जाते हैं, यंग फैमिली का यंग मास्टर, उसकी सिस्टर और हमारा एमसी भी, जिसको देखकर वो काफी शॉक होता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। तो उसकी डॉटर उससे कहने लगती है कि फादर, मुझे सब कुछ पता है यहाँ की सिचुएशन के बारे में, आप बताइए कि अभी यहाँ पर क्या होने में लगा हुआ है। तो उसका फादर काफी ज्यादा घबराया होता है और शायद करते उससे कहने लगता है कि जो जियांग फैमिली है इस बार उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, हम इस बड़े से डिजास्टर को रिजॉल्व नहीं कर सकते। मुझे इस बात का डर है कि हमारी जो जियांग फैमिली है वो अब तबाह होने वाली है। तभी ये लड़की हमारे एमसी को इंट्रोड्यूस करवाती है और उससे कहने लगती है कि सबसे पहले मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहती हूँ। तभी कोई आता है और उसे शांत करने के लिए चिल्लाने लगता है, और ये वही डाओइस्ट है जो कि चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि मैं, यानी कि डाओइस्ट, यहाँ पर रिचुअल को परफॉर्म करने में लगा हुआ हूँ, और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो कि मेरे रिचुअल के दौरान बीच में मुझे डिस्टर्ब करें। क्या तुम्हारी जियांग फैमिली वो वाकई में इस इविल स्पिरिट को भगाना चाहती भी है या नहीं चाहती। जिसको देखकर ये काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि डाओइस्ट मास्टर, प्लीज अपने आप को शांत कर लीजिए, मेरी जो डॉटर है वो काफी समय बाद जियांग फैमिली में आई है, और ये सुप्रीम मिस्टिक सेक्ट में एक डिसिपल है, और मैं इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा खुद। इसको देखकर ये डाओइस्ट काफी चने के झाड़ पर चढ़ता है और उससे कहने लगता है कि अगर फिर से अगर तुमने ये सब किया तो भले ही तुम्हारी कोई जियांग फैमिली मुझे कुछ भी प्रोवाइड करवा दे, कितनी भी प्रोवाइड करवा दे पैसा पैसा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि मेरे काम में दखल ना दो तो बेटर रहेगा। जिसको देखकर उसका छोटा ब्रदर आकर उससे कहने लगता है कि नाइसी जी, तुम्हें पता होगा ये डाओस्ट जिंग है, तुम्हें इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। जिसको देखकर वो तुरंत माफी मांगते हुए उससे कहने लगती है कि अच्छा, तो अब समझ में आया, आप डाओस्ट जिंग हो, वो भी हेवनली गेट से। आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिसको सुनकर ये काफी खुश होते हैं, उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, सुप्रीम मिस्टिक साइट के इस डिसिपल से, वो वाकई में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। तुमने एक्चुअली में मुझे, यानी कि इस डाओस्ट को जानती हो कि वो एक हेवनली गेट सेक्ट से मौजूद है। तो वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर आगे बढ़ता है, उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ से दूर हट जाओ, मैं ये डाओस्ट इस रिचुअल को परफॉर्म करने वाला हूँ। और जब सब हो रहा होता है, हमारा एमसी इसकी ऑरा को महसूस करते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो ऑरा मुझे मिलने में लगा हुआ है वो एक सोर्स डीमन की सोल में से आने में लगा हुआ है, जो कि सोर्स सोल का, यानी कि उसकी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर बचा गया है। मुझे लगता है कि इसको जियांग फैमिली के द्वारा सप्रेस कर कर रखा गया है काफी समय से। लेकिन इस डाओइस्ट को ये बात पसंद नहीं आती है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम खड़े खड़े यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मन में सोचते हुए पीछे देखता है और कहने लगता है कि मुझे फाइनली मेरा जो पुराना साथी है, आई मीन कुछ जान पहचान का बंदा मिल चुका है, और मुझे इससे जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलवानी चाहिए। लेकिन ये बुड्ढा सुनता नहीं है। उसका डिसिपल आता है, उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर से इस तरीके से बात करने की, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मेरे मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। तो जियांग फैमिली का यंग मास्टर उसके पास आकर कहने लगता है कि ब्रदर रनिंग, ये काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, हमें यहाँ से सबसे पहले जाना चाहिए। तो एमसी यहाँ लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि ये बढ़ऊ इस सोर्स डीमन को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इसकी मदद करूंगा। ये देखकर तो यंग मास्टर पूरी तरीके से शॉक और कंफ्यूज होता है, लेकिन ये सुनकर इसे बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगती। तो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे इस तरीके से बात करने की, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से सबक सिखाने वाला हूँ। तभी वो बढ़ऊ उसे रोक देता है और कहता है कि अगर ये वाकई में यहाँ पर रुकना चाहता है तो इसे रुकने दो, अगर इसकी जिंदगी
खत्म होने वाली होगी या फिर ये मरने वाला होगा। तो इस डाओइस्ट को यानी कि मुझे इस बात के लिए ब्लेम मत करना। दूसरी तरफ जो जिंग ये लड़की है, इसके फादर इसको देखकर काफी शॉक होते हैं, उससे पूछने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो उसे बताते हैं, उससे कहने लगती है कि इस बंदे का नाम रेन जिंग है और ये एक एक्सपर्ट है जो कि इविल स्पिरिट को भगाने के लिए आया है जियांग फैमिली में। जिसको देखकर इसके अंकल को ये बात पसंद नहीं आती और कहने लगता है कि ये पर्सन तो बहुत ज्यादा यंग दिखने में लगा हुआ है। इसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि इसके पास बिल्कुल भी कोई भी नॉलेज नहीं है, ना ही ये इतना ज्यादा भरोसेमंद है। और ना ही जी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है इसके द्वारा। जिसको देखकर ये काफी मुस्कुराती है, उससे कहती है कि सेकंड अंकल, आखिरकार आप ऐसा कैसे कह सकते हो। जो रेंजिंग है उन्होंने तो जियांग चैंग से कुछ भी नहीं मांगा है, ना ही कोई स्पिरिट स्टोन मांगा है, ना पैसा मांगा है। तो आखिरकार ये स्कैम कैसे हो सकता है। जिसको देखकर ये और खुश होता है और कहने लगता है कि अगर ये पैसे नहीं चाहता है तो इस हिसाब से पता चलता है कि ये कितना ज्यादा अनरिलायबल है। तुम इस पर भरोसा कैसे कर सकती हो। हमने यहाँ पर डाओस्ट जिंग को बुलाने के लिए 1000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल किया है। तो आखिरकार तुम्हें पता भी है कि सबसे ज्यादा कैपेबल बंदा कौन है। जिसको देखकर जी को पसंद नहीं आती इसकी बात और चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने रैंक जिंग की एबिलिटी अपनी आंखों से देखी है। उसका फादर चिल्लाता और उससे कहने लगता है कि तुम बकवास करना बंद करो, चिल्लाना बंद करो, इविल स्पिरिट बाहर आ रही है। और तभी वहां पर एक बहुत ही भयानक ऑरा या फिर एनर्जी कह सकते हो उस गुफा से बाहर निकल पड़ती है। जिसको देखकर डाओस जिंग चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम एक तुच्छ सी इविल स्पिरिट हो और तुम मेरे सामने परेशानी खड़ी कर रहे हो, यानी कि डावर्ड जिंग के सामने। इसकी ऐसी हरकतें देखकर इसे काफी अच्छा लगता है और कहने लगता है कि डीमन सप्रेशन सील का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये डावर्ड जिंग की यूनिक टेक्निक है। जो डावर्स्ट मास्टर है उन्होंने कल्टीवेट किया है डीमन सप्रेशन सील को पूरी की पूरी जिंदगी भर अपनी। और इविल डीमंस को सप्रेस करने के लिए इनकी टेक्निक स्पेशलाइज है और वो कभी भी इस टेक्निक में फेल नहीं हुए। लेकिन अंदर से जो डीविल ईविल का ऑरा निकल रहा होता है, एनर्जी निकल रही होती है, वो काफी तो भयानक होती है। लेकिन इस बड़ों को अपने आप पर काफी कॉन्फिडेंस होता है और कहने लगता है कि बच्चे, तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे दिखाई। अब मैं डाओस्टो में दिखाता हूँ कि आखिरकार सबसे पावरफुल यहाँ पर कौन है। रेनजिंग पर वो इविल स्पिरिट जब अटैक करते तो यंगमार्च से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जो डावर्स जिंग है वो अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं इस पर, अगर इस चीज का इंतजार करने में लगे हैं। जिसको देखकर इसे काफी गुस्सा आती है नाइसी जी को और चिल्लाते उससे कहने लगती है कि तुम कितना बेकार इंसान हो, ये जानबूझ कर रेंजिंग को चोट पहुंचाना चाहता है। तो उसका अंकल चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। और तभी वो इविल एनर्जी और ज्यादा तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ बाहर निकलती है और एक फॉर्म लेकर डायरेक्टली उन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और पूरी तरीके से रेंजिंग यानी हमारे एमसी को घेर लिया जाता है। जिसको देखकर ये काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि बिल्कुल सही कही, जो ऑरा है वो मानना पड़ेगा, ये वही रिमिनेंट सोल है सोर्स डीमन की। जी बड़ा उस बात को सुनकर काफी खुश होते हैं, कहने लगता है कि अब समय आ चुका है, इस बच्चे को सबक सही मिल गया होगा, अब ये निपट लिया होगा वैसे भी। लेकिन इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अंदर क्या होने में लगा हुआ है। वो डीमन जैसे ही उस पर अटैक करता है तो बड़ऊ देखकर काफी शौक होता है अचानक से और बड़ऊ भी अपनी टेक्निक की इस्तेमाल करने लगता है। जिसको देखकर इसका फादर भी काफी खुश होता है और जो बड़ऊ सोचने लगता है कि इसने इस डीमन को हरा दिया और कहता है कि एक बार जो मेरी डीमन सप्रेशन सील है वो बाहर आ जाए तो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला कि कौन सा इविल डीमन है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एमसी के पीछे से आवाज आती है जो कि अभी भी जिंदा है और कहने लगता है कि ये चीज का बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं करने वाली, क्योंकि जो सोर्स डीमन है वो फ्री होने वाला है उस सील से। जिसको देखकर ये डाउस्ट और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो हमारे एमसी को जिंदा जो देखता है और मन ही मन में शौक होते कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसका डिसिपल इस बात को झेल नहीं पाता और चिल्लाते कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो, जो इविल डीमन है उसे क्लियरली सप्रेस कर दिया जा चुका है मेरे मास्टर के डीमन सप्रेशन सील के द्वारा और तुम कह रहे हो कि वो वापस से आजाद होने वाला है। जिसको देखकर ये अंकल जी आते हैं और कहने लगते हैं कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ अभी भी जिंदा है और झूठ बोलने में लगा हुआ है और कुछ नहीं, बकवास करने के अलावा कुछ नहीं आता इसको। तो डावस चिल्लाते हुए कहने लगता है कि डीमन सप्रेशन टील जो सील है वो मेरी यूनिक सीक्रेट टेक्निक है और तो और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही इसे जानता हूँ और ये इविल स्पिरिट को बैन करने के लिए काफी काम में आती है। तुम कहते इतना इग्नोरेंट बंदे हो। तो हमारा एमसी अपनी टेक्निक दिखाता है और उससे कहता है कि ये डीमन सप्रेशन सील मानना पड़ेगा, इविल स्पिरिट को काउंटर करने के लिए ही बनी है, लेकिन तुम्हारी जो कल्टीवेशन मेथड है वो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि ये ट्रू डीमन सप्रेशन सील है वो सोल पावर को दूर भगाती है। लेकिन तुम अभी भी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करने में लगे हो इस टेक्निक का यूज करने के लिए, तुम्हें अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसको देखकर इसको ये बात पसंद नहीं आती, कह सकता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो कि मेरे मास्टर पे इस तरह इल्जाम लगा रहे हो, अगर तुमने बकवास करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। रैन सिंह की सड़क जाती है और कनपट्टी में जोर से थप्पड़ मारता है उसके और कहने लगता है कि रास्ते से हट बे। इसे देखकर इसे काफी गुस्सा आने लगता है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे मुझे हिट करने की, मैं तुझे यहीं मार दूंगा। और वो डीमन वापस से आजाद हो जाता है उन पर अटैक करने के लिए। जिसको देखकर ये भी काफी शौक होते हैं, कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल होता है, सप्रेशन सील काम क्यों नहीं की। और पूछे लगते हैं सभी लोग डावर्स जिंग से कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। तो ब्रो कहता है कि तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि ये जो डावर्स्ट है ये सब कुछ कंट्रोल में है मेरे, चिंता मत करो और मैं आसानी से सप्रेस कर लूंगा। और अभी टेक्निक का एक बार फिर से इस्तेमाल करता है, वो भान तो देता है डीमन को लेकिन डीमन एक ही झटके में उसकी सील से आजाद हो जाता है, जिसके कारण उसे बैकलेस पड़ता है और उसे काफी चोट लग जाती है। जिसको देखकर जी भी काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि डावर्स जिंग को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें चोट लग गई है। एक्चुअली में इविल
स्पिरिट को बिल्कुल भी हराने में नाकामयाब रहे। जब डावर्जिंग हार जाता है तो ये काफी शौक होता है पेट्रियस, कहने लगता है कि हार चुके हैं, अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता। डावर्जिंग फेल हो चुके हैं, मुझे इस बात का डर है कि इविल स्पिरिट को अब कोई भी हरा नहीं पाएगा। और जो एल्डर ब्रदर है, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी पीछे चिल्लाता है कि अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, पूरी फैमिली को रिलोकेट कर दो। जिसको देखकर पेट्रिस कहता है कि जियांग फैमिली वाकई में अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता क्या? तभी एमसी आगे बढ़ते उससे कहने लगता है कि जियांग चंग, तुम हमारा जो एग्रीमेंट था उसके बारे में मत भूलना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस इविल स्पिरिट से पूरी तरह से छुटकारा दिलवा दूंगा जियांग फैमिली को, और मैं तुम्हारी फैमिली से एक आइटम लेना चाहूंगा। और वो अंदर चला जाता है। लेकिन अंकल काफी शौक होते हैं, कहने लगता है कि ये बच्चा क्या कहने में लगा हुआ है, ये वाकई में कह रहा है कि इविल स्पिरिट से छुटकारा पा लेगा। ये वाकई में कितना अनरिलायबल बंदा है, ये क्रेजी हो चुका है और कुछ नहीं। तो डाविस्ट खड़ा होता है और कहने लगता है कि बच्चे, क्या तुम वाकई में मुझ पर लुक डाउन करने में लगे हो? ये डाविस्ट है ना, वो इस इविल स्पिरिट को हरा कर ही मानेगा। मैं यहाँ तक जो डाविस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम क्या उखाड़ लोगे बे? तो रेंजिंग आगे बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि ये नॉर्मल सी बात है कि तुम नहीं कर सकते। आखिरकार इसमें कौन सी बड़ी बात है कि तुम नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता क्या? क्योंकि तुम्हारी जो डीमन सेपरेशन सील है वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी तरफ से दिखाने में लगी हुई है, अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है उसमें। जिसको देखकर वो काफी गुस्से में आता है, कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर इतने डिकेट से प्रैक्टिस करने में लगा हुआ हूँ, और मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। और तुम मुझे जूनियर होते हुए लेक्चर मार रहे हो। चलो देखो तुम कैसे इस इविल स्पिरिट से छुटकारा पाओगे। तो पैट्रिक आकर उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि यंग फ्रेंड, तुम्हें इतना इंपल्सिव होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाविस्ट कहता है कि फैमिली हेड जियांग, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसे जाने दो, ये मरना चाहता है तो तुम रोक क्यों रहे हो उसे? तभी रेंजिंग अपनी टेक्निक को यूज करता है, डीमन सेपरेशन सील, वो भी ओरिजिनल वाली। जिसको देखकर बड़ा थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि रियल डीमन सेपरेशन सील तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम इतने एरोगेंट और इग्नोरेंट हो। लेकिन तभी उसके सामने एक अजीब सी सील बन जाती है हमारे एमसी के सर के ऊपर, जिसको देखने के बाद वो बड़ू काफी तरह पूरी तरह से शॉक हो जाता है। पीछे से वो चिल्लाता है दूसरा बंदा, कहने लगता है ये बस एक कितना ज्यादा हिलेरियस है, आखिरकार ये किस तरह की डीमन सेपरेशन सील है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है डावर सिंह के मुकाबले में, ये बच्चा हमसे मजाक कर रहा है। और उसका डिसिपल भी उसका मजाक उड़ाता है, कहने लगता है कि मास्टर, ये बस बंदा एक स्कैमर है और कुछ भी नहीं है, इसकी डीमन सेपरेशन सील को तो देखो, इस चीज को वो डीमन सेपरेशन सील कहता है, ये तो प्रॉपरली स्कैम दिख रहा है साफ साफ। तभी उसका मास्टर चिल्लाते उसे रोकते उससे कहने लगता है कि अपना मुंह बंद करो, ये बिल्कुल सही है, ये जो दिखा रहा है ना वो ट्रूली में असली वाली डीमन सेपरेशन सील है, और रिकॉर्ड्स में ऐसा ही लिखा गया है। ये देखकर ये स्टूडेंट पूरी तरीके से कंफ्यूज शौक से भर जाता है। तभी हमारा एमसी उस डीमन पर अटैक करने लगता है अपने डीमन सेपरेशन सील से, और पूरी तरीके से उस डीमन को उसके हाथों से दबा दिया जा चुका है। जिसको देखकर ये काफी शौक होते कहने लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर कल्टीवेट करने में लगा हुआ हूँ, और आज तक मैं कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही बना पाया हूँ डीमन सेपरेशन सील का, लेकिन इस बंदे ने बिना किसी दिक्कत के ओरिजिनल डीमन सेपरेशन सील का इस्तेमाल किया है। तो रेंजिंग डीमन के पास जाता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें रजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम करो तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम बस मुझे उसका जवाब देना। जब डीमन सप्रेस हो जाता है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि डीमन हार चुका है। फादर, आपने देखा कि आखिरकार जिस बंदे को मैं लेकर आया हूँ, यानी कि ब्रदर रैन, वो कितना तक केपेबल पर्सन है। तभी अचानक से वो डीमन फिर से आजाद हो जाता है और कहने लगता है कि एक सील मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम सभी को यहीं पर आज मारने वाला हूँ। जिसको देखकर ये घबरा जाता है और कहने लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और जी भी घबरा जाती है और कहने लगती है कि ये इविल स्पिरिट है, जितना हमने सोचा था उससे कई गुना पावरफुल निकली। और तभी ये अंकल चिल्लाते उससे कहने लगता है कि ये बच्चा आखिरकार इसे कैसे हरा सकता है, जबकि डावर जिंग भी नहीं इसे हरा सकते। तो तभी डावर जिंग चिल्लाते उससे कहने लगता है कि फैमिली हेड जियांग, ये डिमोनिक एनर्जी इस इविल स्पिरिट से निकलने में लगी हुई है, जितना हमने सोचा था ये उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। मुझे इस बात का डर है, ये ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम 100 डीमन तो होगा, इस लेवल का तो माना हो सकता है। जिसको देखकर वो पैट्रिज भी काफी तरीके से शॉक हो जाता है। यहाँ पे डावर्स की फट जाती है और कहने लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए अगर अपनी जान बचानी है। तो अगर हम ज्यादा लेट हो गए तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। दूसरी तरफ हमारा एमसी की बारी आती है तो वो उसे फिर से सप्रेस करता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो वो एक सील की जगह पर बहुत 10 सील्स को बुला लेता है उसको रोकने के लिए। जिसको देखकर ये डावर्स का मुंह फटा का फटा रह जाता है और कहने लगता है कि ये 5 डीमन सप्रेस सील का इस्तेमाल कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो भी एक बार में। मैं पूरी की पूरी जिंदगी भर कल्टीवेट करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी जिंदगी में एक सील भी ढंग से सप्रेस नहीं कर पाया, यानी कि मैनिफेस्ट नहीं कर पाया। और ये बंदा, तुम मुझसे कह रहे हो कि एक साथ इतनी सील्स को लेकर आ सकता है, ये तो कॉमन सेंस में बिल्कुल भी नहीं आता। इस बात को देखकर स्टूडेंट भी शॉक हो जाता है उसका और कहने लगता है कि मास्टर, क्या ये किसी तरीके का कोई डिस्गस है क्या, या फिर ये मजाक कर रहा है हमारे साथ। और कई सारी डीमन सेपरेशन सील्स उस डीमन पर जाकर सीधे गिर जाती हैं और उसका मास्टर भी देख के शॉक होता है। कहने लगता है कि ये सारी की सारी जेन्युइन डीमन सेपरेशन सील है, लेकिन ये किस तरीके का इमोर्टल फिगर है कि इतनी ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है ये। लेकिन वो डीमन अभी भी हार नहीं मानता और फिर से आजाद होकर उस पर अटैक कर पड़ता है। जिसको देखकर ये डाउस्ट काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, जो 5 डीमन सेपरेशन सील्स थी वो भी इस इविल स्पिरिट को नहीं रोक सकती। यंग मास्टर की जान खतरे में, हमें उनकी मदद करनी होगी। लेकिन हमारा एमसी रुकता नहीं और उससे कहने लगता है कि कोई जरूरत नहीं तुम्हें मदद करने की, अगर 5 सील काम नहीं करेंगी तो मैं 50 सील का इस्तेमाल करूंगा।
और तभी बहुत ज्यादा सील्स और भी आ जाती हैं, कम से कम 50 सील से ज्यादा आ जाती है उस डीमन को सप्रेस करने के लिए, जिसको देखकर इसका मुंह और फटा रह जाता है और कहने लगता है कि हे भगवान, ये यंग मास्टर जैसा कह रहे हैं वो वैसा कर रहे हैं। डीमन सप्रेस सील को तो भाई तुम्हें पता है ना, यूज करने के लिए सोल पावर की जरूरत पड़ती है। कितनी ज्यादा पावरफुल सोल होगी इस यंग मास्टर की, जो कि 50 सील्स का इस्तेमाल कर रहा है एक साथ, वो भी, और सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है कल्टीवेट करने के लिए। और तो वो जो सोल पावर है वो कोई नॉर्मल कल्टीवेटर स्पिरिचुअल पावर के मुकाबले में कल्टीवेट नहीं कर सकता। अगर सोल पावर खत्म तो वो बंदा मारा जाएगा। दूसरी तरफ वो सील्स की संख्या बढ़ती रहती है लगातार और इस डीमन को सप्रेस करती रहती है। ये देखकर वो डीमन भी शॉक और कंफ्यूज होते, कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है आखिरकार। और फाइनली वो डीमन पूरी तरीके से हार कर वहां से गायब हो जाता है और स्मोक में बदल जाता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो एमसी कहने लगता है कि मैंने इससे निपट लिया है। तो पैट्रिस के पास आकर लीडर से कहने लगता है कि ये बंदा तो कितना स्ट्रॉन्ग है, यंग मास्टर, इनको मानना पड़ेगा, काफी पावरफुल निकले। तो डास्ट सिंह उसके पास आते हैं, घुटनों के ऊपर टिक कर उससे कहने लगता है कि हो माय गॉड, आज से और अभी से यंग मास्टर है, मैं अपने सामने अपना अपना मतलब आपके सामने अपने घुटनों के ऊपर टिक कर आपसे माफी मांगना चाहूंगा और आपको वर्शिप करना चाहूंगा। तो एमसी उसे मना करता है, उससे कहने लगता है कि मैं किसी की वर्शिप को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो बंदा घुटनों के ऊपर ना पूरा पूरा लेट जाता है उसकी जगह पर। तो एमसी उस लड़की को बुलाता है, उससे कहने लगता है कि जी तुम मेरे साथ आओ, जिसको देखकर वो कंफ्यूज शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कि मैं आखिरकार, मुझे क्या काम है, हम आखिरकार कहाँ जा रहे हैं। तो एमसी कहने लगता है कि हम लोग इस गुफा के अंदर जा रहे हैं ताकि हम इस डीमन सोर्स को इसके रूट से उखाड़ कर फेंक दे। जैसे जैसे वो उस गुफा के अंदर जाते जाते हैं तो वहां पर माहौल थोड़ा अजीब सा होते जाता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होती है और उससे पूछने लगती है जो स्टोन केव है वो काफी समय से हमारे जियांग फैमिली में एंसेस्टर्स के समय से यहाँ पर बनी हुई है, और यहाँ पर हमारे एंसेस्टर ने एनलाइटमेंट भी हासिल की है। और जब से इसे इविल स्पिरिट के द्वारा हॉन्ट किया गया है, कोई भी यहाँ पर नहीं आया है तब से। तो एमसी क्या लगता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है वो सोर्स, यहाँ से वो डीमन आया, लेकिन इसे तो कुछ भी ना दिखाई दे रहा। तो वो कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो एमसी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक मौका देना चाहूंगा, तुम खुद ब खुद मेरे सामने आ रहे हो या फिर मैं तुम्हें खसीट कर लेकर आऊं। तभी वो वहां से कोई भी जवाब नहीं आता। तो एमसी को इस बात से काफी गुस्सा आती है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। और तभी हमारा एमसी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है तो चारों तरफ वहां पर एनर्जी इकट्ठी होने लगती है और उसी में से एक डीमन बाहर निकलता है और वो जोर जोर से घुरने लगता है, चिल्लाने लगता है और काफी शौक होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जिसको देखकर जी घबरा जाती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा तो ये है वो सोर्स डीमन, यहाँ तक कि इसे इस फॉर्मेशन में, ग्रेटेस्ट फॉर्मेशन में ट्रैप कर रखा गया है। इसे देखकर ही मेरी जो सेंसेस है वो पूरी तरीके से हार मान चुके हैं, और ये बंदा इस फॉर्मेशन में अगर आजाद हो गया तो पता नहीं क्या होगा इस पूरे के पूरे इलाके में, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इसके द्वारा। तभी डीमन चिल्लाता कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन को कई हजारों सालों से किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन तुमने इतनी आसानी से इसे डिस्कवर कर लिया, आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो एमसी कहने लगता है कि नेक्स्ट मैं तुमसे आंसर पूछूंगा और तुम मुझे उसका जवाब दोगे। लेकिन वो डीमन काफी एरोगेंट होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा जवाब इतने आसानी से दे दूंगा। इस फॉर्मेशन में मैं भले ही कितने सालों से ट्रैप्ड हूँ, लेकिन ये फॉर्मेशन समय के साथ कमजोर होती गई है और मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। और तुम्हारी तो कोई रैंक कल्टिवेटर की कोई रैंक भी नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराने में कामयाब रहोगे, तुम बस मेरे हाथों से मारे जाओगे। तभी हमारा एमसी जी को बुलाता है, उससे कहने लगता है कि मुझे अपनी डिवाइन पावर उधार तो देना। इसको देखकर वो कंफ्यूज होती है और पूछने लगती है कि लेकिन किस तरीके से। तो एमसी बताता है कि तुम्हें मिस्टिक आइस ट्रेजर बॉडी को यूज करना है और सबसे अपना अल्टीमेट मूव मेरे ऊपर छोड़ना है। ये देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है, समझ नहीं पा रही होती, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो अटैक करने लगती है। और तभी जब वो अटैक हमारे एमसी को लगता है तो हमारा एमसी बिना दिक्कत के उसे ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है कि ये काफी है, ये डिवाइन पावर है वो सफिशिएंट है इस ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। और वो डीमन अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे रियली में इग्नोर करने में लगी हुई हो, तुम तो बाकी में बहुत ज्यादा स्टबर्न हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सामने डिस्ट्रैक्ट होने की, अब तुम जाओ और मेरे हाथों से मर जाओ। तभी हमारा एमसी लाइन ली ग्रांड फॉर्मेशन ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो डीमन चारों तरफ से घिर जाता है और समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है, और वापस से उसे सील कर जमीन में धस दिया जाता है और वो कंफ्यूज होता है पूरी तरीके से। तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है, उससे कहने लगता है कि मैंने बिल्कुल सही बंदे को ढूंढा है, इस बंदे के पास भी वही डिवाइन पावर मौजूद है जो कि मेरे पास थी। डीमन कंफ्यूज होते पूछने लगता है कि तुम इस ग्रांड फॉर्मेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, मैं ग्रेट लॉर्ड हूँ सोर्स डीमन का। जिसको देखकर एमसी बस एक उंगली करता है और नीचे की तरफ धकेल देता है उस डीमन को, और डीमन कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है, और एक ही झटके में जमीन में धस जाता है डीमन। तो एमसी उसे गुस्से में देखता है, उससे कहने लगता है कि तुम तो एक प्योर ब्लड सोर्स डीमन भी नहीं हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने रेजिस्ट करने की, मैं तुम्हें अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी डीमन गुस्से में चिल्लाते उससे कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, और आखिरकार इस ह्यूमन किंग जियान ने, जिसने मुझे सील किया था यहाँ पर, कोई भी इस ग्रांड फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर सकता था, और जहां तक कि जो डिसेंडेंट है जियांग फैमिली के, वो भी इसे एक्टिवेट नहीं कर पाए। तो एमसी कहता है कि तुम तो एक प्योर ब्लड ऑरिजिन्स भी नहीं, आई प्योर
प्योर ब्लड डीमन भी नहीं हो, लेकिन इस तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक समय पर काफी पावरफुल रहे होगे, वरना तुम शायद जियांग ली के द्वारा तुम्हें सप्रेस नहीं किया गया होता। और ये काफी ज्यादा जो एनर्जी है तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम इतने ज्यादा समय से प्योर ब्लड सोर्स डीमन बनने में कामयाब रहे कल्टीवेट कर कर। इसको देखकर डीमन चिल्लाता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में ही पता है ह्यूमन, आखिरकार तुम्हें मुझे पूरी तरीके से शॉक कर दिया है, लेकिन तुम हो कौन? अगर मैं वाकई में सोच डीमन की तरह पैदा हुआ होता तो शायद मैं इससे अब तक निकल चुका होता और भाग चुका होता। तो मैं ट्रैप क्यों होता इतने हजारों सालों से यहाँ पर? जो प्योर ब्लड सोर्स डीमंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्न हो सकते हैं। मैंने भले ही माननी पड़ेगी कि इस डाउन एनर्जी का यूज किया था बाद में एडवांस करने के लिए, लेकिन जो बॉर्न सोर्स डीमन है और जो ट्रू डीमंस हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो एमसी कहता है ये डाउ एनर्जी तुम्हें ये सब कहाँ से मिली? तो वो डीमन उसे बताता है और कहने लगता है कि जो रीजन है जिससे कि मैं एडवांस कर पाया है सोच डीमन से इस जगह पर, वो इसलिए क्योंकि हजारों सालों पहले, कम से कम 8000 ईयर्स पहले एक बारिश हुई थी आसमान से, और वो कम से कम 3000 ईयर्स तक वो बारिश चलती रही थी बैक टू बैक। और जब वो बारिश होने में लगी थी तो उस बारिश के अंदर कई सारे अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद थी, और पूरे के पूरे जो कंटेंट है वो ग्रेट एक्सप्लोजन के कारण भर चुका था और कल्टिवेशन एरा उस वक्त चालू हुआ। जिसको देखकर वो शॉक होता है और कहने लगता है कि ओह, तो ये वाकई में 3000 साल तक चली थी ये बारिश। इसको देखकर जी कंफ्यूज होती है और उससे पूछ लगती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक रेन जो बारिश है वो 3000 सालों तक चले। मुझे पता है कि ग्रेट एक्सप्लोजन के बारे में, जो कल्टिवेशन एरा के बारे में, लेकिन मैंने रेन के बारे में कभी नहीं सुना। तो वो डिमन बताता है कि मैं यानी कि ये लॉर्ड पर्सनली उस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया था, तो आखिरकार मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? और उस रेन में कोई ऑर्डिनरी रेन वाटर नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा स्पेशल एनर्जी निकल रही थी उसमें से, और टेम्परली उसे हम लोग डायो एनर्जी कहने लगते सब लोग। और काउंटलेस कल्टिवेटर्स उस डाउ एनर्जी का इस्तेमाल कर कल्टिवेट करना चालू किया उन लोगों ने, और वो लोग बुद्धास और एंसेस्टर्स भी बन गए थे, और काउंटलेस इन्फानेट भी पैदा हुए थे उसी मूवमेंट पर, और बहुत द पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और काउंटलेस कल्टिवेटर्स भी ब्रेक थ्रू कर गए थे अपनी लिमिट से, ग्रेट पावर में, जितना हमने सोचा भी नहीं था। और कई लोगों ने तो अपने सेक्ट भी चालू कर लिए, और उस समय से वो एक नया एरा चालू हुआ था कल्टिवेशन का, और मैं भी एडवांस कर गया था सोर्स डीमन उस समय पर। ये सुनकर एमसी थोड़ा शॉक होता है और कहने लगता है कि मेरी जो वास्ट सी डिवाइन पावर थी उस रेंज से रिलेटेड है। इसका मतलब ये होगा कि जो डिवाइन पावर थी जो पूरे की पूरी मोटर रियलमी में बिखर चुकी है, वो कुछ और नहीं बल्कि मेरी ही पावर थी, और इसे एब्जॉर्ब करता जा चुका है प्लांट्स, स्प्रेड बीस्ट और काउंटलेस कल्टिवेटर्स के द्वारा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मेरी जो सी डिवाइन वास्ट सी डिवाइन पावर है उस पूरे के पूरे मोटर रियलमी को अल्टर कर दिया है उन लोगों ने। और इससे साफ साफ पता चलता है कि ये किस तरीके का कैलकुलेशन किया गया है, कितना बड़ा स्कैम है। तो वो जी से पूछता है कि यहाँ पर कोई और भी अपॉर्चुनिटीज है इस रेन में, यहाँ पर जो रेन मौजूद है कहीं पर? तो वो बताती है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो डीमन बताता है और कहने लगता है कि आखिरकार इस तुच्छ लड़की इसके बारे में क्या ही जानेगी, जहाँ तक जो डाओ एनर्जी है वो रेन में काफी ज्यादा समय से इस वर्ल्ड में मौजूद है, जिससे कि 10,000 ईयर से बनने के कारण कई सारे जीनियस ने उसे ढूंढ लिया है और बैम्बू शूट की तरह उसका यूज करने में लगे हुए हैं। ये एक्सट्रीमली रेयर प्लेसेस है, और उस बारिश में अभी भी डाउ एनर्जी मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कई 100 सालों में एक बार ही निकलती है। तो एमसी दूसरा सवाल पूछता है कि मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम इतने समय से यहाँ पर इस तरीके से ट्रैप्ड हो, लेकिन तुम्हें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? तो डीमन जोर से हंसता उससे कहने लगता है कि तुम्हें अब लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, मैं तो बस समय निकालने में लगा होता ताकि मैं आजाद हो सकूं। और वो वहां से उस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकलता है और काफी खुश होते हैं कि लगता है कि अब मैं फ्री हो चुका हूँ, इतने ज्यादा सालों बाद, 10,000 ईयर्स बाद मैं फाइनली फ्री हो चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। इसको देखकर जो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसकी एनर्जी को सहन नहीं कर पाती और वहीं पर गिर जाती है, और घबराते उससे कहने लगती है कि ये कितनी डरावनी एनर्जी है, ये जो ट्रू स्ट्रेंथ है स्टोर्स डीमन की वो इतनी ज्यादा है, इसका जो प्रेशर है वो सीधे मुझ पर भी एम नहीं किया गया है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है मेरा खड़ा होना उसके सामने। तभी डीमन एमसी पर अटैक करते हैं, उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत देने वाला हूँ, चलो देखता हूँ कि आखिरकार तुम अब कैसे जिंदा बचोगे, और मैं तुम्हारी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाऊंगा और अपने आप को पूरी तरीके से रिस्टोर कर लूंगा। तभी अचानक से वहां पर बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर डावर जिंग की भी फट जाती है बुरी तरीके से, और पूछने लगता है कि डावर जिंग यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है? तो वो कहने लगता है कि जो ट्रू ऑरा है इस सोर्स डीमन का वो बाहर निकल पड़ा है। इससे पता चलता है कि जो सोर्स डीमन है, ट्रू सोर्स डीमन है ये तो, और जो सोर्स डीमन सप्रेस किया गया था इस गुफा के अंदर वो आजाद हो चुका है, जिसको देखकर सभी घबरा जाते हैं। और इसका अंकल काफी शौक होते कहने लगता है कि हमने अच्छे के जगह पर इसने बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है, हमें इस बच्चे पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब जो परेशानी थी सॉल्व करने की जगह पर इसने और भी बढ़ा दी है, यहाँ तक जो सोर्स डीमन है वो भी आजाद हो चुका है, जो जियांग फैमिली है वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। तो डावर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि सिर्फ जियांग फैमिली नहीं बल्कि में जो सोर्स डीमन जो है अगर वो आजाद हो गया तो पूरा का पूरा जियांगनियन सिटी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं भी इस बात को शौक हूँ कि जो यंग मास्टर हैं वो क्या करने में लगे हुए हैं अभी इन साइड में। दूसरी तरफ वो डीमन हमारे एमसी की पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है,
लेकिन एमसीयू को घंटा फर्क नहीं पड़ता और क्या लगता है कि तुमने बहुत परेशानी खड़ी कर ली है। जब एमसीयू कुछ नहीं होता तो वो डीमन भी शॉक होता है, उससे क्या लगता है कि तुम अभी भी बात कर सकते हो। लेकिन तभी वो डीमन नोटिस करता है, शॉक होता है, क्या लगता है कि आखिरकार मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो मुझे शक करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी एनर्जी गायब होने में लगी हुई है और तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों नहीं मौजूद, यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी हमारा एमसीयू उसके चंगुल से आजाद हो जाता है। जब ये डीमन पूरी तरीके से इसे स्कैन करता है तो पता चलता है कि हमारा एमसीयू तो पूरी तरीके से डांटन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, यहाँ तक कि इसकी 108 स्टार सी एक्यू पॉइंट है वो भी ब्लॉक्ड हुआ है। तभी एमसी मुस्कुराता है, कहने लगता है क्या तुम इस बात को लेकर सरप्राइज हो चुके हो क्या। तो डीमन कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम जिंदा कैसे हो और तुम्हारी जो बॉडी है वो अभी भी एग्जिस्ट कैसे करती है इस वर्ल्ड में। तभी एमसी अटैक करते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम डेफिनेटली नहीं सर्वाइव करने वाले अब। लेकिन डीमन कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते अपनी इस पावर के साथ। जो फॉर्मेशन है उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है इतने सालों के द्वारा, और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे हराने में कामयाब रहोगे। तभी वो जी को बुलाता है, जियांग जी को, और कहता है कि तुम अपनी बॉडी मुझे थोड़ी उधार देना, जिसको देखकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है और अपना हाथ को हमारा एमसीयू से पकड़ लेता है और उसे इंस्ट्रक्ट करते हुए कहने लगता है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा करो और जो मैं तुम्हें मंत्र बोलने में लगा हूँ तुम उसे पढ़ो, जिससे कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके हाथों में इकट्ठी होने लगती है और सारी की सारी एनर्जी को वो फॉर्मेशन में एक्टिवेट करने के लिए लगा देता है, जिससे कि डीमन को काफी ज्यादा पेन होता है और वो जोर देते चिल्लाने लगता है। और यहीं पर डीमन का एंड होता है और कहता है इम्पॉसिबल, इसने 10,000 सालों से मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है, ग्रांड फॉर्मेशन में कोई भी नहीं मार सकती थी मुझे, लेकिन तुम मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन तुम हो कौन आखिरकार। और वो डीमन यहीं पर मारा जाता है आखिरी शब्द कहते हुए। और जैसे ही वो डीमन मर जाता है तभी उनके सामने एक अजीब सी पिल आती है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होती है और पूछती है कि ये सब क्या है, आखिर का जो सोच डीमन है वो अपने मरने के बाद क्या छोड़ के गया है। तो एमसी उसको उठाकर देखता है और कहने लगता है कि ये तो वही वास्ट सी डिवाइन पावर है जो कि मेरी हुआ करती थी, मेरे सोर्स से निकल कर आई है, जो डीमन के अंदर ये मौजूद थी। इससे पता चलता है ये 100 टाइम्स काफी ज्यादा मैंने सोची थी उससे ज्यादा है। लगता है ये सोच डीमन है उसे जियांग ली के द्वारा ट्रैप किया गया था, ताकि मैं एक बार वापस आऊं तो मैं अपनी डिवाइन पावर को थोड़ा बहुत रिप्लेस कर सकूं। आखिरकार जो सफिशिएंट अमाउंट में जो वास्ट सी डिवाइन पावर थी मुझे जरूरत पड़ेगी अपने वासेस को ओपन करने के लिए, वो यहाँ पर मुझे मिल सके थोड़ी बहुत जितनी हो सके, लेकिन जो मेरे वाजल्स है वो इसे कंटेंट नहीं कर सकते। और जियांग ली को ये एनर्जी इकट्ठी करने के लिए एक जगह चाहिए थी, चीज चाहिए थी, इसलिए उसने इस डीमन को चुना। ये बस बात इतनी सी कि मेरी डांटेन डैमेज हो चुकी है और मेरी बॉडी डिवाइन पावर को होल्ड कर नहीं रख सकती, इसलिए मुझे मेरी डांटेन को रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। तभी जी उससे पूछते हैं कि रेन सिंह जो डीमन सोर्स है वो क्या मारा जा चुका है। तो एमसी क्या लगता है कि वो कंप्लीटली मारा जा चुका है, हमें बाहर जाना चाहिए। और मन में सोचते हुए कहता है कि आफ्टर इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो जियांग ली के द्वारा जो आइटम छोड़ा गया है मैं उसे लूंगा और जियांग फैमिली को लीव कर दूंगा। दूसरी तरफ उसका यंगर ब्रदर पैट्रिच का काफी घबरा रहा होता है, चिल्लाते हुए क्या लगता है कि एल्डेस्ट ब्रदर अब हमें आप इंतजार क्यों कर रहे हो, हम यहाँ पर खड़े खड़े यहाँ पर नहीं रह सकते, हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे उस रोज डीमन के द्वारा, और सभी लोग मर जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा हम पे। जिसको देखकर वो घबरा जाता है पैट्रिच और क्या लगता है चिल्लाते हुए, तेरी तो सेकंड ब्रदर अपना मुंह बंद करके रखो, जो जंग मास्टर रैन है और जी दोनों के द्वारा इनसाइड इस केव के, और तुम यहाँ पर उन्हें छोड़कर अंदर जाना चाहते हो, आई मीन अपनी जान बचाकर भागना चाहते हो। लेकिन इस बात से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और क्या लगता है कि एल्डेस्ट ब्रदर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जियांग फैमिली के लिए सोचने में लगा था, मेरा बेटा जियांग यूनिफाई अभी भी सेकुलेशन में है, मैं जाकर देखता हूँ और देखता हूँ कि आखिरकार वो इसे हरा सकता है कि नहीं। और काफी खुश भी नजर आ रहा होता है और कहने लगता है कि जियांग जी एक बार मारा जाएगी तो यहाँ पर उसका राजा आई मीन इसका जो पैट्रिच है अगला वो मेरा बेटा ही बनेगा और जियांग फैमिली मेरी हो जाएगी। तभी अचानक डाउस चिल्लाता है और कहने लगता है कि वे सभी के सभी लोग बाहर आ चुके हैं। इसको देखकर ये शॉक होता है, कहने लगता है क्या ये बंदा एक्चुअली में जिंदा लौटा है। तभी हमारा एमसी और जी बाहर निकल पड़ते हैं, जिसको देखकर सभी कंफ्यूज होते हैं। तो पैट्रिक पूछता है कि ये काफी अच्छा हुआ जी कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। तो जी बताती है कि फादर अब हमारा जो वाकई में क्लोज कॉल था जो सोर्स डीमन है वो कम्प्लीटली मारा जा चुका है। जिसको देखकर ये डाउस्ट भी काफी शॉक हो जाता है, इसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है कि यंग मास्टर रेंस का जो कल्टीवेटर है वो बिल्कुल भी एक नजर से देखो तो काफी ऑर्डिनरी लग रही है, लेकिन साफ साफ पता चलता है कि इतनी इधर डिमन सील्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। इसकी सोल पावर है वो टेरिफाइंगली स्ट्रांग है और यहाँ तक कि इसने एक्सट्रीमेट कर दिया है ट्रूली इस सोर्स डीमन को, और इतनी ज्यादा एबिलिटीज के साथ ये हेवन डिफाइंग एबिलिटीज यूज करने में लगे हुए है। ये फ्यूचर में मेरा जो हेवन गेट सेक्ट है इस बंदे को कभी भी गुस्सा मत दिलाना। दूसरे पैट्री उसका धन्यवाद देता है जियांग फैमिली को और कहने लगता है कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी फैमिली को बचाने के लिए, आप जो भी चाहें आप हमारी फैमिली से रिक्वेस्ट कर सकते हो और हम आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। तभी एमसी कहने लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जैसा कि मैं तुमसे कहा था मैं तुम्हारी यंग फैमिली से सिर्फ और सिर्फ एक आइटम लूंगा। जिसको देखकर वो शौक होता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार यंग मास्टर को क्या चाहिए। तो यंग मास्टर कहने लगता है, हमारा एमसी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो चीज क्या है, लेकिन अगर मैं यंग फैमिली के एंसेस्टर पर क्या कुछ छोड़ के जो गए होंगे जियांग ली जाने की वो वही मेरी चीज है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है जियांग ली प्लान किया होगा इससे पहले समय से पहले, और लगता है कि इसने काफी ज्यादा यूज प्राइस की होगी मेरी बॉडी को छुपाने के लिए और मेरे लिए डिवाइन आइटम्स भी छोड़कर गया होगा ताकि वो रिपेयर कर सके मुझे। इसको देखकर वो शौक होता है, पूछने लगता है जो आइटम्स मेरे एंसेस्टर के द्वारा जियांग ली के द्वारा छोड़ गए थे अब जबकि आप
कहने में लगे हो यंग मास्टर, यहाँ पर एक आइटम तो है जंग फैमिली एचटी के द्वारा यहाँ पर श्राइन में, लेकिन ये जो आइटम है उसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। तभी एमसी कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट मुझे वहां पर लेकर जाओ। तभी डावेस्ट कहता है कि फैमिली हेड जियांग, अब जबकि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मुझे अपने हेवनली गेट सेक्ट में पहले सबसे पहले वापस जाना चाहिए। मानना पड़ेगा यंग मास्टर रेन, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया इस बार और मुझे भी शॉक कर दिया। अगर हेवनली गेट सेक्ट में कभी पर आते हो तो फ्यूचर में आप जो चाहो वो मदद मांग सकते हो हमसे, और हम आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे मदद करने के लिए यंग मास्टर। तभी पैट्रिच कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको परेशान देने के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा डावर्स जिंग।